So hello guys, welcome back. Now we are discussing an important problem for you guys, and this is your lecture number 4th, and in this lecture we are covering your example study in 14 and the exercise 13.2 का क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक। ठीक है, तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज को अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। होपफुली आपको टॉपिक में क्या क्या करना है वो सब हम क्लियर कर पाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो सबसे पहले लिया जाता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर यहाँ पे ई और एफ दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो आपको पता है अगर पी और एफ यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो जो प्रोबेबिलिटी होगी ई इंटरसेक्शन एफ की वो इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ के। और आपको यहाँ पे ये दिखाना है कि जो आपके ई और एफ डैश है ये भी आपस में इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे क्या दिखाना है कि जो ई इंटरसेक्शन एफ है उसका जो आंसर आएगा वो आपको दिखाना है कहीं ना कहीं पी ई डॉट पी एफ डैश के बराबर। यहाँ तक कोई चैलेंज यार? ठीक है, अब हम एनसीईआरटी में ही एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। तो एनसीईआरटी के इस फिगर के अकॉर्डिंगली यू गैस कैन सी जो आपका ये पूरा का पूरा ई यहाँ पे गिवन है, आपको विजिबल अभी करवाता हूँ मैं, वेट अ मिनट। ओके, अब ये जो पूरा का पूरा ई यहाँ आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में किन दो लोगों से मिलके बना है? ई इंटरसेक्शन एफ डैश है ना, और ई इंटरसेक्शन एफ से मिलके हमारा ये पूरा का पूरा ई यहाँ पे बना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्योंकि आप देखो इन दोनों जो चीजें हैं, इन दोनों चीजों में जो एक कॉमन चीज आ रहा है वो आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, जो हमें प्रूव करना है और जो हमें गिवन है उसके बेसिस पे। तो इसी की हेल्प लेके, इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प लेके आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ई आ रही है, यानी ये जो पूरा का पूरा ई वाला सेट यहाँ पे आ रहा है ये यहाँ पे दो लोगों से मिलके बन रहा है। ए है आपका ई इंटरसेक्शन एफ में, और इसी में अगर मैं प्रोबेबिलिटी प्लस कर दूं आपकी ई इंटरसेक्शन एफ डैश की, तो मेरा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है वो पूरा का पूरा आएगा। अब यहाँ पे क्योंकि आपको इसका आंसर चाहिए तो आप इस पूरे को यहाँ स्विच कर सकते हैं और इसको आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू आपको यहाँ पे पता है तो आप लिखोगे पी ई इज इक्वल्स टू आपका पी ई डॉट पी एफ। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो को आराम से पॉज करके फिर से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब आप यहाँ सॉल्यूशन में अगर मैं पी ई को कॉमन यहाँ पे ले लूँ, अगर मैंने पी ई को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा आपका 1 माइनस पी एफ है ना। और आपको पता है किसी भी इवेंट की होने वाली प्रोबेबिलिटी को अगर मैं आपको यहाँ बताऊं तो कोई भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1 के इक्वल होती है। तो सेम वे अगर यहाँ पे 1 माइनस पी एफ लिखा है तो इसी चीज को आप कन्वर्ट कर सकते हैं पी ई इंटू पी एफ डैश में, है ना। सो पी एफ डैश में ये जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा योर आंसर इज डन। सो होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा कि हमने इसमें किया क्या है। ठीक है, अब सेम वे अब चलते हैं हम इसके सेकेंड प्रॉब्लम पे, यानी एग्जाम्पल नंबर 14 पे। फिर से आपको ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा साइडलाइन देखूं तो ए और बी अगर मेरे दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी दीजिए कि एटलीस्ट ए और बी एटलीस्ट भाई, तो एटलीस्ट अगर ए और बी का अकरेंस हो रहा है, ध्यान रखना जब भी एटलीस्ट किसी का भी या तो ए या बी में से किसी के भी अकरेंस होने का मतलब ये है कि वो आपसे प्रोबेबिलिटी मांग रहा है या तो ए वाला इवेंट हो या आपका बी वाला इवेंट हो। तो अगर आपसे ए यूनियन बी बोला जाए तो इसका मतलब यही होता है कि एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स
शुड अकर, इनमें से कोई भी एक होना चाहिए, या तो ए या बी, और ए या बी को हम ए यूनियन बी लिखते हैं। तो आपको बेसिकली इसी का आंसर देना है ए डैश और ये पी डैश जो मैंने लिखा है इसके बराबर। यहां तक कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, ये जो मेरा ए यूनियन बी होता है ये आपका इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। यहां तक तो आपको रूल पता है। सो पी ए को मैं एज इट इज पी ए लिखता हूँ, पी बी को भी मैं एज इट इज पी बी लिखता हूँ। और क्योंकि ए और बी मेरी इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे तो इनको मैं डेफिनेटली पी ए इंटू पी बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब अगले स्टेप में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पी बी को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पी बी को कॉमन लूँ तो ये हो गया मेरा पी ए प्लस पी बी को कॉमन लेने से, वेट अ मिनट इसको मैं रब करता हूँ। ठीक है, सो पी बी को कॉमन लेने से क्या होगा, जो ब्रैकेट है इसके अंदर बचेगा 1 माइनस पी ए। और जैसा कि हमने पहले भी देखा है इस चीज को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। तो कम से कम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश आया। अब यहाँ पे बी डैश भी चाहिए, इसको करने का भी एक अच्छा स्टाइल है। ये जो हमारा पी ए है आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए डैश। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आपका ऑलरेडी पी बी इंटू पी ए डैश, यहाँ तक भी कोई चैलेंज नहीं होगा। अगर मैं इन दोनों में से पी ए डैश को कॉमन ले लूँ, पी ए डैश को कॉमन ले लूँ तो ये हुआ 1 माइनस पी ए डैश, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 माइनस पी बी, है ना। आप अगर गौर से इसके कैलकुलेशन को देखोगे, अगर मैं माइनस का पी ए कॉमन ले लूँ तो यहाँ 1 बचा, ये निकला, लेकिन यहाँ माइनस का साइन बचेगा। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम आवर आंसर। सो होपफुली ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने इसको किया कैसे है। ठीक है, तो अब चलते हैं फटाफट से आपके अगले क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। सो अगेन मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बॉक्स बना रहा हूँ, और ये बॉक्स मैं क्यों बना रहा हूँ, ताकि मेरा जो आंसर है इसको मेरे इमेज के पीछे ना छुपे। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आपको पी इंटरसेक्शन बी का आंसर चाहिए जब ए और बी इंडिपेंडेंट ऑलरेडी हैं। तो इसका फॉर्मूला हमें पता होता है, जब ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं तो ये पी ए डॉट पी बी के इक्वल होते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। पी ए का आंसर है 3/5, पी बी का आंसर है 1/5, तो आंसर आ जाएगा 3/25। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा चैलेंज नहीं था। और अब हम चलते हैं सी के सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन को अब आपको आराम से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, आपको 2 कार्ड्स निकालने हैं फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, और प्रोबेबिलिटी दो की दोनों के दोनों ब्लैक कार्ड हो। तो अभी अगर मैं इसके सॉल्यूशन पे जाऊं, यहाँ पे जाऊं, तो सिंपल सा लॉजिक है। अगर मुझे 52 कार्ड्स यहाँ पे चाहिए, दोनों अगर ब्लैक चाहिए तो अभी आपने इंडिपेंडेंट इवेंट यानी मल्टीप्लिकेशन थ्योरी भी देखा था। अगर दोनों के दोनों ब्लैक चाहिए तो ये हम पहले भी डिस्कस कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी दो कि पहला वाला भी ब्लैक निकले, और जब पहला वाला ब्लैक निकल जाएगा फिर हमें प्रोबेबिलिटी देनी है, जैसे ब्लैक निकल गया है तो हमें प्रोबेबिलिटी देनी है कि जो दूसरा कार्ड है वो भी ब्लैक निकले। तब जाके हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी कि पहला भी और दूसरा भी दोनों ब्लैक कार्ड निकले। तो आप चाहें आप इस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से भी दे सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको पता है ब्लैक कार्ड्स मेरे पे 26 होते हैं। तो इस केस में सबसे पहले अगर पहले ही आपने ब्लैक कार्ड ऑफर कर दिया तो किन्हीं भी 26 ब्लैक कार्ड्स आप में से आप एक को दे सकते हैं,
तो टोटल 26/52 इज माय आंसर, है ना। अब अगर एक ब्लैक कार्ड आपने यहाँ से दे दिया तो 52 कार्ड अब यहाँ नहीं बचेंगे, अब बचेंगे यहाँ से 51 कार्ड्स। और सेम वे आपने अगर एक ब्लैक कार्ड दे दिया है तो अगली बार आपके पास देने के लिए कितने कार्ड्स बचेंगे, वो बचेंगे सिर्फ 25। ठीक है। सो विद दिस वे माय आंसर इज डन, रेस्ट ऑल इज योर कैलकुलेशन। बिल्कुल कैलकुलेशन है, इसको आराम से कैलकुलेशन करिएगा एग्जाम में, और कटिंग शटिंग के बाद जो भी आंसर आएगा डेट यू कैन गिव। चलो इसको तो मैं यहीं कट कर सकता हूँ, दिस इज 2 का टेबल, तो आंसर इज 25/102। गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिंपल सी बात है, एक बॉक्स है जिसमें ऑरेंजेस हैं जिसको इंस्पेक्ट करना गया है, और कोई भी 3 रैंडमली ऑरेंज आपको सेलेक्ट करने हैं। अगर तीनों के तीनों ऑरेंज हो गए बेटा गुड, तो आपका बॉक्स जो होगा वो सेल के लिए अप्रूव हो जाएगा। तो कंडीशन ये है, कंडीशन आपके पास इस क्वेश्चन में ये है कि अगर आपको इसको सेल के लिए इसका अप्रूवल अगर चाहिए, अगर आपको यहाँ पे अप्रूवल चाहिए कि भाई ये बिल्कुल अप्रूव हो जाए, तो सिंपल सी बात है डबल पी विल कम। अप्रूवल अगर चाहिए तो ऑरेंज नंबर 1, ऑरेंज नंबर 2 और ऑरेंज नंबर 3, इन तीनों को गुड ऑरेंज होना पड़ेगा, है ना, सही ऑरेंज होने पड़ेंगे। तो अगर यहाँ पे अगर देखा जाए आउट ऑफ 15 ऑरेंजेस, 15 ऑरेंजेस में 12 ऑरेंजेस जो है वो आपके गुड हैं और 3 ऑरेंजेस आपके यहाँ पे बैड हैं। ठीक है। लेकिन आपको किन को सिलेक्ट करना है, गुड वाले को सिलेक्ट करना है। तो सॉल्यूशन इज वेरी इजी। जो ये यहाँ पे 12 गुड ऑरेंजेस हैं, तो आप किन्हीं भी 12 ऑरेंजेस में से एक ऑरेंजेस ऑफर करोगे तो ये केस चलेगा। सेम वे अगर अब एक अच्छा ऑरेंज आपने दे दिया तो अगली बार आपके पास सिर्फ 11 ऑरेंज रहेंगे, और नीचे से भी अगर मैं देखूं तो एक ऑरेंज कम हो जाएगा, तो 11/14 हो जाएगा कि जब मैं ऑरेंज नंबर 2 उसको दूंगा। अब ऑरेंज नंबर 3 भी अगर मुझे उसको देना है तो ये भी मुझे गुड वाला देना है। अब मैं एक ऑरेंज, 2 ऑरेंज, मैं 2 ऑरेंज ऑलरेडी गेम से ले चुका हूं, तो मेरे पास आखिरी सिनेरियो में सिर्फ 13 ऑरेंजेस बचेंगे, और इन 13 ऑरेंजेस में भी आप 11 मतलब 12, 11, अब आपके पास सिर्फ 10 ऑरेंजेस ऐसे हैं जो यहाँ पे सही वाले हैं, क्योंकि 2 ऑरेंजेस आप पहले दे चुके हो। तो कुल मिला के इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा इस क्वेश्चन में वो हो जाएगा ये। अब इसके आगे सारा का सारा कैलकुलेशन है। अगर मैं 12 को 5 से डिवाइड करूं तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 4/5, फिर यहाँ पे बचा 11/14 एंड दिस इज योर 10/13। मैं थोड़ा सा और कैलकुलेशन करता हूँ, दिस इज 2, दिस इज योर 7, तो फाइनली आई कैन से इट इज 44/70, 91। सो होपफुली 44/91 इज योर आंसर। तो जो मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मिलेगा वो मुझे मिल जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है। तो यहाँ तक भी कोई चैलेंज नहीं हो रहा होगा समझने में, आपको बहुत इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जब आप नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखोगे तो अब आप यहाँ पे सैंपल स्पेस क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपको एक सैंपल स्पेस दिखाऊं, तो उसके अकॉर्डिंगली अगेन आई हैव टू मेक दिस बॉक्स सो दैट माय इमेज डजंट शैटर योर आंसर। आपने एक कॉइन उछाला, हो सकता है हेड आ जाता, हो सकता था टेल आता, और साथ के साथ आपने एक अनबायस्ड डाई को भी उछाला। अब अनबायस्ड डाई का मतलब है कि आपके इस केस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई भी आ सकता था। तो जो आपका सैंपल स्पेस बनेगा हो सकता है H1 होता, H2 होता, H3, H4 हो सकता था, हो सकता था H5 हो जाता, हो सकता है H के साथ 6 आ जाता, टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 या टेल के साथ 6 हो जाता। तो ये टोटल सैंपल स्पेस बना। अब जो मेरा इवेंट यहाँ पे ए है, जो मेरा इवेंट ए है वहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि हेड अपीयर होना चाहिए भाई कॉइन में। तो
तो अगर हेड अपीयर हो रहा है कॉइन में तो क्लियरली यू गैस कैन सी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही 6 केसेस हैं जिस पे हेड अपीयर हो रहा है, बाकी तो मेरे सैंपल स्पेस में कोई भी ऐसा नहीं है। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी देनी है इस इवेंट ए की, तो बेटा हेड के निकलने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, डाइस में 1 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, और ऐसे ऐसे आप मार्केट में देखो ये कितने लोग हैं, ये टोटल 6 लोग हैं, तो इनटू 6 करवाना पड़ेगा। यहाँ तक कोई चैलेंज? ये हम पहले भी कैलकुलेशन देख चुके हैं क्लास में। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी इस पर्टिकुलर इवेंट के आने की, वो यहाँ पे बन जाती है 6/2 इंटू 6 यानी 12। ठीक है, तो मैं अभी इस चीज को सॉल्व करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूं। तो अब देखते हैं बी वाला लॉजिक। बी में वो आपसे क्या मांग रहा है, आपके पास 3 आना चाहिए बस डाई में 3 इधर वाले केस से आ रहा है और इस वाले केस से आ रहा है। तो मेरे पास सिर्फ H3 और T3 नाम के हैं 2 केसेस। अब अगर ये 2 केसेस हैं, इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी 1/6, और टोटल ऐसे ऐसे मेरे पास 2 केस हैं, तो फाइनली जो पी बी का प्रोबेबिलिटी बनेगा वो बनेगा 2/12। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। 6/12 एंड 2/12 आया क्यों, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक एग्जाम्पल हमने देखा था जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पढ़ रहे थे कि ये केसेस ऐसे ही बनते हैं। अब अगर मैं देखूं कि चलो यार मुझे तो P में A इंटरसेक्शन B भी चाहिए, अब दोनों में ऊपर और नीचे जो 2 केस हमारे यहाँ पे कॉमन है, तो दोनों में आप देखो H3 और H3 अवेलेबल है। तो जो इकलौती चीज कॉमन है यहाँ पे वो है यहाँ पे H3, और H3 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, और 1/6 के हिसाब से 1/12। नाउ आई हैव टू चेक कि वेदर दे आर इंडिपेंडेंट और नॉट। सो इंडिपेंडेंट तो ये जब होंगे जब आपका, मैं इसको भी अलग लिख देता हूँ थोड़ा, जब आपका A इंटरसेक्शन B का प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B के बराबर होगा। A इंटरसेक्शन का आंसर है 1/12। अब क्या ये इसके इक्वल बनेगा? अगर मैं 6/12 को अब सॉल्व करके देखूं तो दिस इज 1/2, ये आया 1/2। अगर मैं इसको भी सॉल्व करूं तो ये आया 1/6, यानी ये 1/6। क्लियरली यू गैस कैन सी आपका जो RHS है और आपका जो LHS है, दे बोथ आर सेम। तो अगर ये सेम हो गए तो यस ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन एकदम सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अब चलते हैं इसके 5th क्वेश्चन पे, और इस लेक्चर का ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी आराम से समझिए। एक डाई है आपके पास, एक आपके पास डाई है, ठीक है, और ये आपका डाई का दूसरा फेस है लेट्स से। तो ये जो मेरे पास डाई है इसमें इसने क्या बोला है कि 1, 2 और 3 जो है वो रेड कलर से लिखा गया है, और वहीं इस डाई में अगर मैं बात करूं 4, 5, 6 जो है वो ग्रीन कलर से लिखा गया है। ठीक है, यानी वो ग्रीन रंग का है। अब आपने क्या किया, आपने बड़ा सिंपल सा गेम किया। यहाँ पे आपने एक डाई को थ्रो किया। आपने एक डाई को जब थ्रो किया तो ये सारे आउटकम है। जो इवेंट ए है, जो इवेंट मेरे पास ए है, मैं अगेन आई हैव टू मेक दिस बॉक्स। अब जो इवेंट ए है वो क्या बोल रहा है, जो नंबर अपीयर हुआ हो ना बेटा वो सिर्फ इवन आया हो। तो ए में अगर सिर्फ इवन नंबर चाहिए तो 2 कैन कम, 4 कैन कम और 6 कैन कम। तो क्लियरली अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखूं इवेंट ए की, तो 6 में से कोई भी 3 इवेंट्स आर कमिंग, तो द प्रोबेबिलिटी इज 3/6। यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं होगा। वहीं अगर मैं बी को देखूं तो बी मुझसे क्या बोल रहा है, जो नंबर हो ना वो रेड हो। अब जो नंबर हो वो रेड हो, वो तो सिर्फ 1, 2 और 3 हो रहे हैं। तो अगर मैं इसकी भी प्रोबेबिलिटी देखूं तो 6 केसेस में से सिर्फ ये 3 केसेस ही हैं अवेलेबल है, तो अगेन इसका प्रोबेबिलिटी भी 3/6। अब आता है अगर मैं इन दोनों में कॉमन देखूं, तो इन दोनों में जो मुझे कॉमन दिख रहा है वो है नंबर 2, और इस नंबर 2 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ यहाँ नंबर 2 आएगा। और इसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखूं ए इंटरसेक्शन बी की, तो ये मिलेगी 1/6। नाउ आई हैव टू चेक, अब मुझे चेक करना पड़ेगा यहाँ पे।
अब क्लियरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो आई है वो आई है 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटू अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी एक जैसा आ गया तो माई आंसर इज डन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आने की जो है अगर मैं इसको कट करूं तो दिस इज 1/2, दिस इज ऑल्सो 1/2। So 1/2 into 1/2 clearly it is not equals to 1/6. So yes, are they independent? So the answer is no. They are not independent. ये independent नहीं है. Instead of that, they are the dependent events. जो independent नहीं होता वो आपका dependent event बन जाता है. तो ये आपके हो गए हैं dependent events. So with this question I am just concluding this lecture. Hopefully आपको समझ में आए होंगे ये 7 प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया था। इन केस नहीं भी समझ में आया होगा तो प्रीवियस वीडियोस को देखिए, उससे उस थ्योरी को क्लियर करिए, होपफुली सब समझ में आएगा। टिल देन गुड बाय। सो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।